हम्म, अच्छा 10 अगस्त को है, अभी समय है फिर। चलो पहले आधा घंटे 40 मिनट में बायनोमियल डिस्कस करता हूँ, उसके बाद फिर एपीजीपी एचपी का कुछ लेता हूँ क्वेश्चन। बायनोमियल थ्योरम, कल याद होगा कि a प्लस एक्स के पावर n का हमने एक्सपेंशन लिखा था, सबको याद है? हम्म, यस सर। एनसी नॉट ए का पावर n एक्स का पावर 0, NC1 a का पावर n-1 x, ऐसे ये चलता जाता है। लास्ट में NCn a का पावर 0 x का पावर n आता है। इसी में अगर x की जगह -x हो जाए तो क्या होगा? जहां जहां x है वहां -x आ जाएगा, आएगा बच्चे? सर NC0 a का पावर n, -x का पावर 0 होने पे भी वो 1 होगा। यहाँ पे x की जगह -x आएगा तो ये माइनस बन जाएगा। इसके बाद वाले में NC2 a का पावर n-2x² होगा, x की जगह -x रखेंगे, यहाँ कोई फर्क नहीं। फिर -NC3 a का पावर n-3x³ आएगा, ऐसे चलता जाएगा। और लास्ट में क्या होगा, x की जगह -x रखने पे -1 का पावर n NCn x का पावर n आ जाएगा। a प्लस एक्स के पावर n में सारे प्लस चलेंगे, प्लस प्लस प्लस, और इसमें क्या चलेंगे, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, ऐसे चलेगा। ये बात समझ में आ गई बच्चे? यस सर। अच्छा जरा ये याद ध्यान से देखना जरा, a प्लस एक्स के पावर n के एक्सपेंशन में, एक्सक्यूज मी सर, हाँ एक मिनट, सर वीडियो एक मिनट बेटा। a प्लस एक्स का पावर n है बच्चे, इसमें देखो जरा NC0 से लेके NCn तक गया है, तो बताओ कि कितने टर्म होंगे? नंबर ऑफ टर्म्स n+1 in the x, हाँ in the expansion of a प्लस एक्स के पावर n में नंबर ऑफ टर्म्स n+1 आ जाएंगे, ठीक है। सेकेंड पॉइंट, a प्लस एक्स के पावर n में ये देखो, पहली टर्म में ये 0 से स्टार्ट हो रहा है, उसके बाद सेकंड में ये 1 हो रहा है, तो अगर इस एक्सपेंशन का rth टर्म लिखें तो यहाँ पे आएगा NCr-1 आएगा, rth में यहाँ r-1 आएगा, जैसे फर्स्ट में 0 आ रहा, सेकंड में 1 आ रहा, थर्ड में NC2 आ रहा है। फिर उसके बाद a का पावर इनका डिफरेंस होता है, और x का पावर ये लोअर सफिक्स हो जाएगा। ये इस टर्म का, इस एक्सपेंशन का rth टर्म लिखने का तरीका हुआ बच्चे, आई बात समझ में? यस सर। मान लो कि इस एक्सपेंशन का आप 10th टर्म लिखना चाहोगे तो क्या लिखोगे बताओ? 10th टर्म NC9 a का पावर n-9 x का पावर 9 हो जाएगा, आई बात समझ में? बोलो बच्चे। यस सर। तो एक्सपेंशन का टर्म लिखने आना चाहिए। जैसे एक क्वेश्चन आया था, इन द binomial expansion of a minus b का पावर n, जहां पे n ग्रेटर देन 5 है, the sum of fifth and sixth term
terms is 0, then a by b is equal to, ठीक है बच्चे। तो ये देखो कह रहा फिफ्थ टर्म और सिक्स टर्म का सम 0 है। इसका फिफ्थ टर्म जब लिखोगे तो ये NC4 होगा, a का पावर n माइनस 4, और सेकंड टर्म की जगह माइनस b है तो माइनस b का पावर 4 होगा, और सिक्स टर्म में आएगा ये NC5 आएगा, a का पावर n माइनस 5 आएगा और माइनस b का पावर 5 आएगा। ये समझ में आया बच्चे? Yes, sir. और NC4 a का पावर n माइनस 4, b का पावर 4, यहाँ से माइनस आएगा तो इधर आके NC5 a का पावर n माइनस 5, b का पावर 5 हो जाएगा। ठीक है? Yes, sir. Yes. अब यहाँ पे देखो, इससे एक पावर ज्यादा ये वाला है तो इससे कैंसिल करोगे तो ये a आएगा, और ये इसको कैंसिल करेगा तो यहाँ b आएगा, तो a बाई b की वैल्यू क्या हो गई? NC5 बाई NC4 हो गई। इसको सिंप्लीफाई करना चाह रहे हो कर लो, ये फैक्टोरियल n फैक्टोरियल 5 n माइनस 5 है, इसमें फैक्टोरियल n फैक्टोरियल 4 n माइनस 4 है, फैक्टोरियल n कैंसिल हो गया, तो फैक्टोरियल 4 n माइनस 4 फैक्टोरियल 5 n माइनस 5। फैक्टोरियल 5 को क्या लिख रहे हैं? यहाँ 5 बचेगा, और इसको क्या लिख रहे हैं? n माइनस 4, तो ये सिर्फ ये वाला बच जाएगा, बाकी कैंसिल हो जाएगा। ये समझ में आया? सेकंड क्वेश्चन लेते हैं। द एक्सप्रेशन x प्लस XQ माइनस 1 का पावर हाफ का पावर 5 प्लस x माइनस XQ माइनस 1 का पावर हाफ का पावर 5 is a polynomial of डिग्री। पहला ऑप्शन है 5, सेकंड 6, थर्ड है 7, ये है 8th है बच्चे। द एक्सप्रेशन ये जो आएगा फाइनली कितने डिग्री का पोलिनोमियल होगा, तो इसको ऐसे सोचो, ये a प्लस बी का पावर 5 है और ये a माइनस बी का पावर 5 है। x प्लस इसका पावर 5, x माइनस Sir, 7. ठीक है बेटा। यहाँ पे क्या होगा बच्चे, ये सोचो a प्लस बी का पावर 5 है और a माइनस बी का पावर 5 है, इसके एक्सपेंशन में सारे प्लस चलेंगे और इसमें प्लस माइनस चलेगा, माइनस होने के चलते, अभी बताया है, हाँ या ना? Yes, sir. तो इसमें जो टर्म बचेंगे वो कौन कौन से बच जाएंगे? डबल हो जाएंगे। एक बचेगा 5c0 वाला टर्म, पहला वाला टर्म 5c0, ये पहले टर्म का पावर होगा 5 और इसका पावर 0 होगा। ठीक है, उसको नहीं लिखते हैं।
नेक्स्ट टर्म होगा 5c2 होगा, तो x का पावर ये 3 हो जाएगा और इसका स्क्वायर होने से ये x³ - 1 आ जाएगा। उसके बाद 5c4 होगा, x का पावर 1 हो जाएगा और इसका पावर 4 होने से यहाँ पे स्क्वायर हो जाएगा। ये समझ में आया? बोलिए। Yes, sir. यहाँ पे देखो, जब इसका स्क्वायर करोगे ना तो x का पावर 6 आएगा और ये x से मल्टीप्लाई होगा तो वो टर्म बन जाएगा x का पावर 7। मैक्सिमम जो x का पावर होगा वो इस पोलिनोमियल में वो 7 होगा। तो दिस इज पोलिनोमियल ऑफ डिग्री 7। इसी क्वेश्चन को मेंस 2017 या 18 में पूछा गया था। एटीन में पूछा गया था बच्चे, इसको सेम क्वेश्चन था, बस इसमें पूछा गया द सम ऑफ द कोफिशिएंट ऑफ ऑल odd degree terms in the expansion of x plus root under x³ - 1 का पावर 5 प्लस x माइनस रूट अंडर x³ - 1 का पावर 5, ओबियस है जहां पे x 1 से ग्रेटर होना चाहिए। ठीक है ना? द सम ऑफ कोफिशिएंट ऑफ ऑल ऑड डिग्री टर्म। अभी आपने देखा है कि ये वाला जो बन के आया था वो आया था 2, 5c0 तो 1 हो गया तो ये x का पावर 5 हुआ, इसमें 5c2 10 हो गया, ये इससे मल्टीप्लाई हुआ तो x का पावर 6 माइनस x का पावर 3 आएगा। 5c4 5 के बराबर हो गया और यहाँ पे x है और ये मल्टीप्लाई होके x का पावर 6 माइनस 2x³ + 1 आएगा। ये क्लियर है बच्चे? बोलिए। Yes, sir. Yes, sir. और 2 टाइम्स, मन करे पूरा एक बार लिख लो ठीक से, ये 5x का पावर 7 है, यहाँ पे देखो 7 के बाद ये 6 आएगा, 10x का पावर 6 है, फिर x का पावर 5 हो गया, ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो -10x का पावर 4 होगा। ठीक है ना? उसके बाद आएगा -10x³ आएगा यहां से, और उसके बाद एक टर्म आएगा 5x आएगा। ये समझ में आया? Yes, sir. तो सम ऑफ कोफिशिएंट ऑफ ऑल ऑड डिग्री टर्म्स। ऑड डिग्री टर्म कौन कौन है? ये है, ये है, ये है ऑड डिग्री का। कोफिशिएंट की बात तो इसकी, तो सम ऑफ कोफिशिएंट हो गया x के पावर 7 का कोफिशिएंट 10 हो गया, x के पावर 5 का कोफिशिएंट 2 हो गया और इसका हो गया -20।
कुछ गड़बड़ कर दिया? ये 5x 10 आया, सर वो 5x वाला टर्म भी तो लेंगे ना? 5x वाला, हाँ ले ले, 10 हो जाएगा ना। ये आया, ठीक है ना, प्लस 10 आ गया, तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी? 2। क्लियर है बच्चे? यस सर। Yes, sir. नेक्स्ट हम बात करते हैं फोर्थ। The number of integral terms in the expansion of √3 है, 5 का पावर 1/8 है, पावर 256 is the number of integral terms in this expansion is, पहला ऑप्शन है 35, सेकंड है 32, थर्ड है 33, फोर्थ है 34। पहले ये बताओ, इसका पावर 256 है तो इसमें टर्म कितने होंगे? 257 टर्म होंगे, ठीक है। एनसीआर हमेशा इंटीजर होता है, तो इसमें कितने टर्म जो होंगे आउट ऑफ 257 इंटीग्रल टर्म्स होंगे वो बताने हैं। ट्राई कीजिए। थ्री का पावर हाफ है, प्लस 5 का पावर 1/8 है, होल का पावर 256 है। सर 33। चलो इसका जनरल टर्म लिखते हैं बच्चे। मान लो कि हमने इसमें टर्म ले लिया, जनरल टर्म ले लिया r+1th टर्म, जनरल टर्म। rth की जगह r+1th ले लिए। यहाँ पे आप r की वैल्यू दे सकते हो 0 दोगे तो पहला टर्म होगा, और कहां तक दे सकते हो? 256 तक। चलो इसका r+1th टर्म लिखते हैं, तो यहाँ पे आएगा 256 CR। फर्स्ट टर्म का पावर हो जाएगा इसका डिफरेंस 256 -r, और जो सेकंड टर्म है उसका पावर r हो जाएगा, तो ये 256 CR, और 3 का पावर ये हो गया 128 -r/2, और 5 का पावर हो गया r/8 हो गया।
इसको इंटीजर बनने के लिए जरूरी है कि r को 2 से डिविजिबल भी होना चाहिए, साथ साथ 8 से भी डिविजिबल होना चाहिए, हाँ या ना? यस सर। एनसीआर तो हमेशा इंटीजर होता है। अगर r 2 से डिविजिबल हो गया और 8 से भी डिविजिबल हो गया तो अपने आप ये भी 3 का भी पावर से और 5 के भी पावर इंटीजर से इंटीजर आ जाएगा। तो r को क्या होना जरूरी है? फॉर, divisible by 8. हाँ, फॉर टर्म टू बी इंटीजर r must be divisible by 8। तो r की वैल्यू क्या क्या ले लें? 0 1 नहीं, नहीं, sorry sir 0 0 8 8 16 24 24 ऐसे चलता रहेगा कहां तक? 256 तक। तो ये हो गए 8 इंटू कितना, ऐसे होगा। आज की वैल्यू 0 8 16 24 डॉट डॉट 8 इंटू 32, ऐसा इसलिए ले लिया ताकि नंबर ऑफ टर्म काउंट कर सको। तो 1 से लेके ये 32 और एक ये वाला, तो टोटल कितने टर्म हो गए? बोलो बच्चे, 33 टर्म हो जाएंगे, होंगे? yes sir. फिफ्थ क्वेश्चन ले लेते हैं। सेम तरीके का है। सम ऑफ द रैशनल टर्म्स in the expansion of √2 plus 3 का पावर 1/5 होल का पावर 10। इसके एक्सपेंशन में टोटल 11 टर्म होंगे। तो बात हो रही है सम ऑफ रैशनल टर्म। जो भी रैशनल टर्म जो आएगा उसको ऐड कर देना है बच्चे। पहले ये निकालो कि कौन कितने इसके रैशनल टर्म है। आउट ऑफ 11 टर्म्स हाउ मच टर्म्स आर रैशनल टर्म्स? सर 3 3 टर्म आ रहे हैं, उनका सम कर लिया। सर सम तो 41 आ रहा है। अच्छा, कितने टर्म आए थे रैशनल? sir 3 3 टर्म। तो आपने इसका एक जनरल टर्म लिखा r प्लस 1th टर्म 10 CR √2 का पावर 10 माइनस r है और इसका पावर r है, तो 10 CR 2 का पावर 5 माइनस r/2 3 का पावर r/5। जहां पे हम r की वैल्यू ले सकते हैं 0 1 2 से लेके 10 तक। फॉर टर्म टू बी रैशनल
R must be क्या होना चाहिए? Divisible by 5. नहीं, 10. 2 से भी डिविजिबल होना चाहिए, 5 से भी डिविजिबल होना चाहिए, मतलब 0 10 और से 10. डिविजिबल। हाँ, 2 ही टर्म आएंगे। For term to be rational, R must be multiple of 2 as well as 5. Implies R must be multiple of 10. तो R की वैल्यू आप 0 ले सकते हो और 10 ले सकते हो बच्चे। तो 0 लोगे तो ये पहला टर्म आ जाएगा, R की वैल्यू 0 लो तो 10c0 2 का पावर 5 3 का पावर 0, तो यहां से ये 32 आएगा बच्चे। और R की वैल्यू 10 लेने से ये 11th टर्म होगा 10c10 2 का पावर क्या हो जाएगा, 10 रखोगे तो ये 0 हो जाएगा और 3 का पावर 2 हो जाएगा बच्चे। ठीक है, 10c10 की वैल्यू 1 के बराबर, तो यहां से ये 9 आएगा, तो ये t1 प्लस t11 हो गया 41 हो जाएगा। किसका 3 टर्म आया था और आंसर भी 41 आ गया था? सर मेरे 2 टर्म आए थे और आंसर 41 आया था। तो तुमने 3 टर्म बोला था बेटा। सर मैंने नहीं बोला था, किसी और ने बोला था, मैंने सिर्फ 41 बोला था। अच्छा, ये दोनों क्लियर है बच्चे? यस सर। अब इसी चीज को एपी वाले चैप्टर से रिलेट कर देते हैं। इसमें ये कह रहा है let n be positive integer if the coefficient of second, third and fourth terms in the expansion of 1 plus x का पावर n are in AP, then value of n is, n की वैल्यू बतानी है। if coefficient of second, third और fourth term, चलो इसका सेकंड टर्म बताओ बच्चे, क्या लिखें इसका? इस एक्सपेंशन का सेकंड टर्म बताओ। NC1. NC1 और x आ जाएगा। थर्ड टर्म में क्या होगा, NC2x²। फोर्थ में क्या होगा, NC3x³ होगा। तो सेकंड टर्म में कोफिशिएंट मतलब x को छोड़ के ये वाला सब कोफिशिएंट हो गया। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन NC1, NC2, NC3 are in AP, यही है ना? बोलो बच्चे। Yes. तो लिखोगे ना डबल ऑफ NC2 इज इक्वल टू NC1 प्लस NC3। सॉल्व कर लो इसको। ये 2 है, NC2 का मतलब हुआ n(n-1/2) हो गया, NC1 n हो गया और NC3 हो जाएगा n(n-1) n-2। n को 3 टर्म तक कम किए, डिवाइड बाय 6, 2 2 कैंसिल हो गया।
n भी कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा n-1, यहाँ 1 बचेगा, और यहाँ पे n-1 n-2 बाई 6 होगा बच्चे, बोलो। Yes, sir. और 6n-6 एलसीएम लेके 6 इधर ले जाना, यहाँ 6 आएगा, और ये वाला आ जाएगा n² माइनस 3n प्लस 2 आ जाएगा, और n² माइनस 9n प्लस इधर 8 है 6 है, तो यहाँ से 14 आ जाएगा बच्चे। 7 और 2 के कॉम्बिनेशन में कर सकते हो, n-2 n-7 इज इक्वल टू 0। n की वैल्यू 2 नहीं होगी, अदरवाइज 3 ही टर्म आएगा इसमें, जबकि क्वेश्चन में कह रहा है कि ये 4 टर्म है, सेकंड थर्ड फोर्थ टर्म की बात हो रही है, तो n कैन नॉट बी 2, तो n की वैल्यू हम क्या लेंगे, 7। आया बात समझ में बच्चे? यस सर। नेक्स्ट लेते हैं सेम तरीके का क्वेश्चन। अभी आपने कोफिशिएंट का देखा, ऐसी है द कोफिशिएंट ऑफ three consecutive terms of the expansion 1 plus x का पावर n plus 5 are in the ratio 5:10:14, then n equal to coefficient of 3 consecutive terms of the expansor are in the ratio this, तो n की वैल्यू बतानी है। ठीक है बच्चे, कौन से 3 टर्म ले लें, कोई भी 3 टर्म ले लें? चलो 3 टर्म हम ये ले लेते हैं बच्चे, rth ले लेते हैं, r+1th ले लेते हैं, r+2th ले लेते हैं। rth टर्म में आएगा यहाँ पे n+5 cr-1, x का पावर r-1 होगा, इसमें आएगा n+5 cr, x का पावर r आएगा, और इसमें आएगा n+5 cr+1, x का पावर r+1। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इन तीनों का रेशियो n+5 cr-1 अपॉन 5 इज इक्वल टू n+5 cr/10 इज इक्वल टू n+5 cr+1 डिवाइड बाई 14 है। बोलो बच्चे, इससे इसे एक इक्वेशन जनरेट कर लेना, इससे इसे एक इक्वेशन जनरेट कर लेना, यहां से n और r में एक इक्वेशन मिल जाएगा, यहां से n और r में इक्वेशन मिल जाएगा, सॉल्व करके n और r निकाल सकते हो। आई बात समझ में? देखो ना, यहां से क्या होगा, n+5 cr-1 अपॉन n+5 cr की वैल्यू हो गई 1/2,
ठीक है, इसको आप जब लिखोगे तो इसमें आएगा n+5 का फैक्टोरियल, r-1 का फैक्टोरियल, और इनके डिफरेंस के फैक्टोरियल में आएगा n-r+6 आएगा। जबकि इस वाले में आएगा n+5 का फैक्टोरियल, r का फैक्टोरियल, n+5 - r आएगा बच्चे। ये वाला पार्ट इससे कैंसिल हो गया, ठीक है। ये वाला ऊपर जाएगा r का फैक्टोरियल, और यहाँ पे क्या है n-r+5 है, और इसमें r-1 फैक्टोरियल और n-r+6 है। ये हाफ के बराबर है बच्चे, बोलो। Yes, sir. यहाँ पे r बचेगा इससे कैंसिल होने के बाद, इसमें एक कम करोगे तो कैंसिल होगा, तो r/n-r+6 हाफ के बराबर हो गया। तो 2r = n-r+6 और n-3r+6 = 0 हो जाएगा बच्चे। सिमिलरली आप यहाँ और यहाँ से एक इक्वेशन बनाओ और सॉल्व करके n बताओ। कर लोगे? Yes, sir. नेक्स्ट ये है a+x⁴n का जब एक्सपेंशन लिखते हो ना, तो मान लो एक बीच में टर्म लिया NCR, तो उस समय a का पावर n-r होता है, x का पावर r होता है, यही ना। तो ध्यान से देखो, इसके एक्सपेंशन में x के पावर r का कोफिशिएंट ऑफ x का पावर r इन a+x⁴n में, इसके एक्सपेंशन में x के पावर r का कोफिशिएंट ये वाला होगा nc। ये देखो x का पावर r है तो यहाँ पे r होता है, और a का पावर क्या होगा, n-r होगा। ये समझ में आया? Yes, sir. x का पावर r तभी आएगा जब नीचे में r होगा, बस उसको छोड़ के बाकी लिख देना है। क्लियर? और अगर मान लो ये रहता a-x का पावर n का एक्सपेंशन होता, ठीक है, तो इसमें जो टर्म आता जब NCR आता, a का पावर n-r होता, तो -x का पावर r होता। ये समझ में आ रही बात? Sir. तो इसके एक्सपेंशन में अगर हम बात करें ना कोफिशिएंट ऑफ x की पावर r की, तो x के पावर r को छोड़ के बाकी सारा, तो ये -1 का पावर r NCR e का पावर n-r। बस माइनस वाले में क्या होता है, ये -1 का पावर r भी साथ में आ जाता है। समझ में आए बच्चे? Sir. अधिकांशतः क्वेश्चन इसी पे बेस्ड होता है, ये वाले पे। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे आपसे कहा जाए कोफिशिएंट ऑफ x का पावर 4 बताओ इन x/2 -3/x² का पावर 10। इसके एक्सपेंशन में x के पावर 4 का कोफिशिएंट बताना है।
यानी x के पावर 4 को छोड़ के बाकी सारा लिखना है बच्चे, ठीक है। तो ये बताओ कि इसमें जो टर्म आप लिखोगे कितने टर्म लिखोगे? 11. 11। कौन से टर्म में x का पावर 4 आया वो हमको पता नहीं है, तो आप लिखो लेट x का पावर 4 अकर्स इन r प्लस 1th टर्म, ठीक है। इफ पॉसिबल, अगर आया है तो, जरूरी नहीं कि आया होगा, नहीं आया होगा तो कोफिशिएंट 0 हो जाएगी। लेट x का पावर 4 अकर्स इन r प्लस 1th टर्म। चलो इसका r प्लस 1th टर्म लिखो तो जरा बच्चे। 10 CR पहला टर्म का पावर, इनका डिफरेंस, सेकंड टर्म है -3/x², इसका पावर r, तो 10 CR हो गया, होगा बच्चे 1/2 का पावर 10 -r -3 का पावर r, और x का जो पावर होगा वो होगा 10 - r यहाँ पे, और नीचे में 2r जाके ऊपर जाके -2r हो जाएगा। बोलो। Yes, sir. हमने कहा कि x का पावर 4 इस टर्म में आया, इस टर्म में आया मतलब इसकी वैल्यू क्या हो गई? 4. 10 - 3r आप कह रहे हो 4 के बराबर, तो r की वैल्यू यहां से 2 हो गई। Yes, sir. इसका मतलब x का पावर 4 किस टर्म में आया? 3rd term. थर्ड टर्म Third. में। लेकिन क्वेश्चन में तो आपसे कह रहा कोफिशिएंट निकालने के लिए, कोफिशिएंट जब ये x का पावर 4 बन गया तो कोफिशिएंट तो ये वाला हो गया, तो रिक्वायर्ड कोफिशिएंट, तो कोफिशिएंट ऑफ x का पावर 4 हो गया, r की वैल्यू 2 रख दो तो 10c2 हाफ का पावर 8 और -3 का स्क्वायर हो गया, 10c2 हो गया 10 × 9/2 हो जाएगा, ये 1/2 का पावर 8 है और ये 9 है, होगा बच्चे। ये कैंसिल हुआ 5, तो 81 × 5 405 अपॉन 2 का पावर 8। आया समझ में? Yes, sir. ये क्लियर हुआ बच्चे? Yes, sir. Sir. गुड। सेम तरीके से जैसे इसमें कोफिशिएंट निकाला, तो इसमें निकाल सकते हो। ये क्वेश्चन 2 पार्ट का है। इफ द कोफिशिएंट ऑफ x का पावर 7 इन ax² प्लस 1/bx का पावर 11, जैसे इसमें x के पावर 4 का कोफिशिएंट निकाला, इसमें भी निकाल लो। तो कह रहे इफ द कोफिशिएंट ऑफ x का पावर 7 इन दिस equals the coefficient of x का पावर -7 in ax minus 1/bx² का पावर 11, then a and b satisfy the relation a minus b 1 के बराबर है, a plus b 1 के बराबर है,
a बाई बी 1 है, ए बी 1 के बराबर है। दो पार्ट है बच्चे, इस वाले में x के पावर 7 का कोफिशिएंट निकालो, इस वाले में x के पावर -7 का कोफिशिएंट निकालो, दोनों को इक्वल करो, देख के बताओ a और b में क्या रिलेशन आएंगे। कर लोगे इसको? सर डी ऑप्शन आ रहा है। अच्छा, और देखिए काल बच्चे का क्या आता है। आंसर तो सही है बच्चे तुम्हारा। x के पावर 7 का कोफिशिएंट निकालना है। पहले वाले में, दूसरे वाले में x के पावर -7 का। आए बच्चे? बोलो जल्दी। इतना लेट तो लगना नहीं चाहिए बच्चे। सर ए बी इक्वल टू 1 आ गया। आ गया? यस सर। बाकी लोग घर पे ट्राई कर लेना, होमवर्क लिख दिया इसको, ठीक है ना? अब हम बात करेंगे, कल दलीशा ने एक बार डबल समेशन का पूछा था। किसी का ऑडियो ऑन है? दलीशा, यस सर। कल बेटा तुमने एक डबल समेशन की बात कही, भेजी थी शायद कुछ, यस सर। ठीक है ना? इस चैप्टर में वो काफी यूज होगा, इसी चैप्टर के लिए है वो बेसिकली। लेकिन कोई बात नहीं, तुम समझने की करो। देखो जैसे ये लिखा हुआ है बच्चे, डबल समेशन मतलब दो वेरिएबल के लिए है, ना भी लिखो एक ही समेशन लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है? और यहाँ पे हमने लिख दिया बेटा i इंटू जे लिख दिया, और i और j रिलेटेड ऐसे है कि i की वैल्यू 0 ले सकते हो, j इससे बड़ा ले लिया, लेस देन इक्वल टू n ले लिया। मान लो ऐसा लिखा हुआ है। डबल समेशन मतलब दो वेरिएबल के लिए यूज किया गया है,
और इसमें क्या कह रहा है कि और आई और जे जो है ना डिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंट नहीं है। यहाँ पे आई को हमेशा जे से क्या लेना है, कम लेना है। आई बात समझ में? यस सर। देखो चलो, आई को मान लो तुमने 0 ले लिया यहाँ पे, तो जे को तो इससे बड़ा लेना है ना, हाँ या ना? यस सर। तो जे को जब 0 से बड़ा लेना है तो क्या क्या ले सकते हो? 1 से लेके n तक। तो ले लो, यहाँ पे एक बार 1 लो, एक बार 2 लो, एक बार 3 लो, एक बार n ले लो। हालांकि ये रो 0 हो जाएगा, प्रोडक्ट में है तो 0 हो जाएगा। यस सर। और चलो आई की वैल्यू 1 ले लेते हैं बच्चे, तो जे क्या ले सकते हैं? 2 से लेके n तक। तो लिख लो, आई को 2 लिया तो उसको 3 से लिख लो। ऐसे बढ़ते जाओ, आई को मैक्सिमम क्या ले सकते हो? n-1। n-1, तो जे को n ले सकते हो। आई बात समझ में? यस सर। और अगर मान लो कि आई जे के अगर बराबर रहता ना बच्चे, तो कुछ टर्म छूट गए, वो फिर से और आ जाते हैं इसमें। यस सर। कौन कौन से आ जाते हैं? सर जैसे 0.0, 1.1। हाँ, तो वो सब आ जाता बच्चे। ये बात समझ में आई बच्चे? यस सर। ये देखो, अब हमने 0 वाला हटा दिया, इसको लिख दिया आई इंटू जे लिख दिया, और आई की वैल्यू 1 से शुरू कर दिया। जे इससे बड़ा लेते हैं, लेस देन इक्वल टू n लेते हैं। तो क्या होगा, आई की वैल्यू 1, तो जे 2 से लेके n तक। जब ये 2 लिया, आई को 2 लिया, तो ये 3 से लेके n तक होगा। यस सर। ऐसे, और ये n-1 इंटू n आ जाएगा। पहली बात ये पूछी जा सकती है ना कि इसमें कितने टर्म होंगे? यस सर। कितने टर्म होंगे बेटा? पहले रो में कितने टर्म है? n-1। देखो ना, n-1 2 3 n-1 टर्म्स हैं। इस वाले में कितने आएंगे? n-2 2 आएंगे, इसमें n-3 आएंगे, और यहाँ पे 1 आएंगे। तो 1 से लेके n-1 तक का सम हो गया n-1 n/2। हाँ या ना? यस सर। तो नंबर ऑफ टर्म्स हो गए बच्चे n-1/2 आ गया। इसको चाहो तो nc2 लिख सकते हो। बोलो बच्चे। यस सर। यहाँ पे एक बात तो समझ में आ रहा है ना कि हमारे पास जो अवेलेबल है वो 1 से लेके n तक है, और आई और जे इक्वल नहीं है। यानी कुछ इस तरह की बात नहीं हो गई, थोड़ा सा परमुटेशन कॉम्बिनेशन ये सब यूज हो जाता है बच्चे। यहाँ पे तो हमने काउंट करके तुमको सिखा दिया। ऐसे देखो, 1 से लेके मान लो कि तुम्हारे पास n नंबर्स है, और तुमसे कहा जाएगा कि इसमें किसी 2 का सिलेक्शन करो। तो तुमने कभी 1 2 ले लिया, कभी 1 3 ले लिया, कभी 2 3 लिया, यही सब आएगा। हाँ या ना? यस सर। इसमें से अगर आपसे कहा जाए कि 2 का सिलेक्शन करो, तो 1 2 ले सकते हो, 1 3 1 4 1 5 1 n, 2 3 2 4। मतलब अगर आपसे कहा जाए कि इसमें से 2 का सिलेक्शन करो, तो इसमें से 2 का सिलेक्शन जितने तरीके से कर सकते हैं उतने ही इसमें नंबर ऑफ टर्म्स आएंगे। यस सर। तो इस n में से 2 का सिलेक्शन हम कर सकते हैं nc2 तरीके से, पिछले क्लास में बताया था।
Yes, sir. NC2 का मतलब क्या है? नंबर ऑफ वेज बाय विच यू कैन सेलेक्ट टू थिंग्स आउट ऑफ n थिंग्स, टू डिफरेंट थिंग्स आउट ऑफ n डिफरेंट थिंग्स। बोलो बेटा। Yes, sir. और जब इक्वल रहेगा तो क्या क्या टर्म आ जाएगा, पता चल गया तुमको? Yes, sir. 1 into 1, 2 into 2, n into n, तो एक n टर्म और ऐड हो जाएगा इसमें। Yes, sir. आई बात समझ में? Yes, sir. नेक्स्ट बात ये होती है ना, मान लो कि आपसे कहा जाए कि इसका सम बताओ, ये वाला क्वेश्चन का, तो आपको बताया था, कॉपी में ध्यान से देखना, भूल गए तुम। 1 से लेके अगर n तक का स्क्वायर करें तो इसमें क्या आएगा बच्चे? बोलो। a प्लस बी प्लस सी के स्क्वायर में क्या आता है? A square plus B square plus C square plus 2AB plus 2BC प्लस 2 टाइम्स ऑल पॉसिबल पेयरिंग। इन सेम वे 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर से लेके n स्क्वायर आएगा, प्लस 2 टाइम्स ऑल पॉसिबल पेयरिंग, मतलब 1 into 2, 1 into 3, 1 into n, 2 into 3, 2 into 4, 2 into n, ऐसे आता जाएगा बच्चे। Yes, sir. ये यही वाला है ना, इसका नाम अगर s दे दिया तो यही है ना। Yes, sir. तो अगर इसकी वैल्यू निकालनी है, s की वैल्यू निकालनी है, तो s कितना हो गया? ये डबल समेशन i इंटू जे, i की वैल्यू 1 के इक्वल, j इससे बड़ा लेस देन n, जिसका नाम आपने s दिया हुआ है, इसकी वैल्यू निकालना है। दिस माइनस दिस, डिवाइड बाय 2 कर दे बच्चे। बोलो। Yes, sir. और ये हो गया हाफ, 1 से लेके n तक का सम हो गया n इंटू n प्लस 1/2, इसका स्क्वायर, 1 स्क्वायर से लेके n स्क्वायर तक का सम हो गया n इंटू n प्लस 1, 2n प्लस 1/6। तो हमने बता दिया कि इसमें टर्म भी कितने होंगे, इसकी वैल्यू भी क्या होगी, वो बता दिया बच्चे। इसी को उसने समझाने की कोशिश की है ऐसे करके। अब तुम्हें क्लियर नजर आ जाएगा क्या मतलब है। ये देखो, मान लो आपने यहाँ पे n नंबर से लिख लिए बच्चे, 1 से n तक, ठीक है? Yes, sir. यहाँ पे भी लिख लो, ये 1 से n तक है, 1 से n तक, ठीक है ना? Yes, sir. 1, 2, 3, या ऐसे कर लो। बॉक्स बना के भी लिख सकते हो। ये जो नंबर है ना, ऐसे करके, मान लो आपके पास नंबर है, एक्चुअली वो मैट्रिक्स में जाना पड़ेगा, डायगोनल के एलिमेंट, फिर इधर वाले ज्यादा इधर वाले कम। आप फिलहाल इतने ही से समझो। इसका मीनिंग तो समझ में आ गया ना बच्चे की क्या कहना चाहिए? Yes, sir. आ गया. अच्छा, अगर ये लिख दिया जाए डबल समेशन, मान लो कि हमने यहाँ पे एक था आपके पास, i की वैल्यू 1 से लेके n तक है और j भी 1 से लेके n तक है। ये दोनों इंडिपेंडेंट है, रिलेटेड नहीं है बच्चे। और तब लिखा जाए i इंटू जे, तो सोच के बताओ इसका क्या मतलब है? Summation of I अलग से और into summation of J. अलग अलग कर लें, Yes, sir. प्लस में तो है नहीं, प्रोडक्ट में है।
सर वो पहले वाले टर्म में आई तो बाहर ही आ जाएगा, तो वो समेशन ऑफ जे रह जाएगा। हाँ, तो तुम ये कहना चाह रहे हो कि भाई समेशन है जे पे, ठीक है, तो आप इसमें आई बाहर कर दिए, यहाँ आई बाहर कर दिए बच्चे, और ये समीशन ऑफ जे, जे इक्वल टू 1 से लेके n तक, तो क्या हुआ बताओ? n into n plus 1. वेरी गुड, n इंटू n प्लस 1/2 हुआ, यही ना? यस सर। अब इसमें i पे समेशन है तो n बाहर निकल गया, ये वाला बाहर निकल गया, और i का समेशन हो गया n इंटू n प्लस 1/2। यस सर। यही कहना चाह रहे हो ना? यस सर। देखो प्रोडक्ट में क्या है, जैसे i की वैल्यू आपको 1 से लेके n तक कुछ भी ले सकते हो, सारे पॉसिबिलिटी, और j भी 1 से लेके n तक ले सकते हैं। तो प्रोडक्ट में क्या क्या पॉसिबिलिटी आएगा जरा बताओगे इसमें? बोलो बच्चे। 1.1 1.2 ऐसे लेकर जैसे मान लो कि 1 इंटू 1 भी आएगा ना? यस सर। Yes, sir. अच्छा, 1 इंटू 2 भी आएगा ना? यस सर। 1 इंटू n भी आएगा? यस सर। ठीक है। अब i को, i और j, इसमें नेक्स्ट वाले में क्या ले लें? 2 into 1 2 इंटू 1 1, 2 इंटू 2 आएगा, यस सर। फिर 3 इंटू 1, 3 इंटू 2, 3 इंटू n, ऐसे चलता जाएगा, n इंटू 1, n इंटू 2 से लेके n इंटू n तक आएगा। यस सर। अच्छा, यहाँ पे देखो बच्चे, इस वाले समेशन में ये सारा पॉसिबल है, जबकि इस वाले में तुमने देखा क्या नहीं था? 2.1 2.2 ऐसे वाले। हाँ, 1.1 भी नहीं था, यस सर। 2.2 भी नहीं था, और ये उल्टा वाला भी नहीं था। 1.2 है तो 2.1 नहीं था इसमें। यस सर। मीन्स यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, एक तो ये वाला आ रहा है डायगोनल में, ये एक्स्ट्रा आ रहा, यस सर। और ये वाला जो पार्ट है ना, 1 इंटू 2, 1 इंटू 3, 1 इंटू 4, ये वाला, यहाँ पे देखो 2 इंटू 2 के बाद क्या है रहा, 2 इंटू 3, 2 इंटू 4, ये वाला पार्ट। आई बात समझ में? यस सर। यहाँ पे क्या हो रहा है बेटा, डायगोनल के ऊपर वाला सारा आ रहा है इसमें, ये देखो 1 इंटू 2, 1 इंटू 3, 1 इंटू n, 2 इंटू 3, 2 इंटू 4, ऐसे करके आ रहा है बच्चे ना? यस सर। ये वाला पार्ट आ रहा है, डायगोनल के ऊपर वाला पार्ट आ रहा है, और इसी का ये वाला पार्ट इधर भी है। जैसे 1 इंटू 2 है तो ये 2 इंटू 1 है, 1 इंटू 3 है तो ये 3 इंटू 1 है, हाँ या ना? यस सर। तो इस वाले में पूरे में देखो जरा ध्यान से कि क्या आया, जो हमने ये वाला लिखा है ना, इसमें क्या क्या आया है। एक तो ये ऊपर वाला आया बच्चे, यस सर। डबल समेशन i इंटू जे, i ग्रेटर देन इक्वल टू 1, जे से इतना, ये वाला पार्ट आया। यस सर। डबल कर दे इसका, यस सर। इसका डबल है तो ये 2 आ गया, प्लस ये वाला भी आया ना बच्चे, यस सर। 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर से लेके कितने तक, n n स्क्वायर, स्क्वायर। ऐसे आएगा। आई बात समझ में? यस सर। जैसे चेस बोर्ड होता है ना, उसी तरह से देख सकते हो कि n रोज है, n कॉलम है, इसमें सारे एलिमेंट अगर तुम देखोगे ना बच्चे, तो तुमको n स्क्वायर नजर आएगा। पहले रो में n एलिमेंट, दूसरे में भी n एलिमेंट n, तीसरे में भी n, इसमें भी n, तो टोटल हमारे पास कितने हुए इसमें एलिमेंट? n स्क्वायर। n स्क्वायर हो गया, ठीक है। इसमें कितने हो गए बच्चे डायगोनल में? n
n हो गए। इधर हमको नहीं पता है, मान लो कि इधर x कहते हो, तो इधर भी क्या होगा x। Yes, sir. तो 2x प्लस ये x, इधर वाला x, 2x प्लस ये वाला कितना, N. इज इक्वल टू N square. n स्क्वायर। तो x की वैल्यू कितनी, n स्क्वायर माइनस n बाई टू, n इंटू Yes, n sir. माइनस 1 बाई टू। तो Yes. बताया था ना कि ये nc2 होता है इधर में टर्म। Yes, sir. तो यही चीज समझाने की कोशिश किया है बेटा वो। Okay, sir. अब क्लियर है ना। Yes, sir. चलो फिर कल हम डिस्कस करेंगे, अभी समय है इसीलिए मैं उस चैप्टर पे अभी ज्यादा धीरे धीरे करके आ रहा हूँ। एक आइडिया दे दिया इसका। यहाँ पे एक क्वेश्चन आपको सिखाया कि अगर आपसे कहे कि इसकी वैल्यू निकालने के लिए तो कैसे वैल्यू निकालेंगे। क्लियर Yes, है। sir. Yes, sir. यहाँ तक रिवाइज कीजिए, फिर कल डिस्कस करेंगे। Thank you, sir. Thank you. ओके। थैंक यू सर। कोई आदमी चिंता मत करना, जो भी डाउट भेजे हो ना आज न कल में सब बताऊंगा आपके, ठीक है। So,